सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि रिवर्स बायस डायोड के अंदर जब रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाता है तो जो रिवर्स करंट होता है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता था। इस करंट को हम रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते थे। पर अगर हम इसी रिवर्स बायस डायोड के अंदर रिवर्स वोल्टेज को कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाते हैं तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि एक सर्टेन वोल्टेज पे जाकर ये करंट एब्रप्टली राइज कर जाता है। इस प्रोसेस को ब्रेकडाउन कहा जाता है और जिस वोल्टेज पर ये करंट एब्रप्टली इंक्रीज करता है उसी वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा जाता है। ये ब्रेकडाउन क्यों होता है इसी को अपने को डिटेल में समझना है। तो ब्रेकडाउन दो मैकेनिज्म्स के कारण हो पाता है। द वन इज नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन एंड द अनदर वन इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। तो आइए समझते हैं डिटेल में कि ये ज़ीनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन क्या है। तो आइए समझते हैं दो टाइप्स के ब्रेकडाउन। द वन इज नोन एज ज़ीनर ब्रेकडाउन, द अनदर वन इज नोन एज एवलांच ब्रेकडाउन। हम इन दोनों ब्रेकडाउन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। पर सबसे पहली बात जो अपने को समझनी है वो ये है कि जो दोनों प्रकार के ब्रेकडाउन हैं अलग अलग डोपिंग वाले डायोड्स में पाए जाते हैं। ज़ीनर ब्रेकडाउन जनरली उन डायोड्स में पाया जाता है जहां पर हाई डोपिंग कंसंट्रेशन होती है और एवलांच ब्रेकडाउन लो डोप्ड डायोड्स के अंदर पाए जाते हैं। जहां पर लो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है वहां पे होने वाला ब्रेकडाउन कहलाता है एवलांच ब्रेकडाउन और जहां पर हाई डोपिंग होती है वहां पे होने वाला ब्रेकडाउन कहलाता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब ऐसा क्यों होता है आइए डिटेल में समझते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ीनर ब्रेकडाउन की। तो ज़ीनर ब्रेकडाउन उन डायोड्स में हो रहा है जहां पर डोपिंग कंसंट्रेशन कैसी है, ज्यादा। अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो बताइए डिप्लीशन रीजन की विड्थ कैसी होती है, कम। तो हम कहते हैं कि अंडर द इफेक्ट ऑफ द रिवर्स वोल्टेज इस जंक्शन के अक्रॉस इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है कि यहां के जो कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट के कारण डिसलॉज होने लग जाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि यहां पर जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होने लगते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होने लगते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स होते हैं ये अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट करने लगते हैं। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स P से N की तरफ चलते हैं और होल्स N से P की तरफ ड्रिफ्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट का मैग्नीट्यूड एब्रप्टली राइज कर जाता है। इस तरह के ब्रेकडाउन को ज़ीनर ब्रेकडाउन कहा जाता है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट सेल्फ ब्रेकिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड ड्यू टू high electric field applied is known as Zener breakdown. On the other hand, there is another type of breakdown that is known as avalanche breakdown. अब avalanche breakdown जो होता है वो उन डायोड्स में होता है जहां पर लो डोपिंग कंसंट्रेशन रखी जाती है। अब आप जानते हैं कि जिन डायोड्स की लो डोपिंग कंसंट्रेशन होती है वहां पे डिप्लीशन रीजन की विड्थ कैसी होती है, ज्यादा। अब डिप्लीशन रीजन की विड्थ ज्यादा होने की वजह से क्या होता है समझिए। तो हम कहते हैं कि जो P रीजन के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग माइनॉरिटीज थी जब ये इस जंक्शन को क्रॉस कर रही होती हैं तो यहां से चलने वाली माइनॉरिटीज अंडर द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हाई काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेती हैं और ये चलते हुए क्रिस्टल के पड़ोस वाले एटम से जाके टकराती है और जब ये पड़ोस वाले एटम से जाके टकराती है तो वहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर देती है। अभी हमारे पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन था जो कि पड़ोस वाले क्रिस्टल के एटम से जाके टकराया या पड़ोस वाले एटम से जाके टकराया तो वहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर दिया, यानी कि एक ने बना दिए दो फ्री इलेक्ट्रॉन। इसी को डिटेल में कुछ यहां पे समझते हैं। आप समझे कि हमारे पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन था, ये पड़ोस वाले एटम से जाके टकराएगा तो वहां के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर देगा। जहां से जाके टकराएगा वहां के इलेक्ट्रॉन को डिसलॉज कर दिया तो वहां पे तो बन गया होल। पर अब हमारे पास में दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं जो कि इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में चल रहे हैं। अब अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ये दो इलेक्ट्रॉन्स भी हाई काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं और पड़ोस वालों से जाके टकराते हैं। जब ये पड़ोस वालों से जाके टकराते हैं तो वहां वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी डिसलॉज कर देते हैं। तो हमारे पास में पहले था एक इलेक्ट्रॉन, वो टकराया किसी और से तो बन गए दो फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दो फ्री इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जाके जब कोलिजन करते हैं तो हमारे पास में बन गए 4 इलेक्ट्रॉन्स।
ये 4 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जाके कोलिजन करेंगे, बना देंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर जाके कोलिजन करते बनाते हैं 16 इलेक्ट्रॉन्स, और ये प्रोसेस इसी तरह से क्यूमुलेट होने लगता है। विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यहां पर बहुत सारे चार्ज कैरियर्स जनरेट हो जाते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में जब ड्रिफ्ट करते हैं तो करंट का मैग्नीट्यूड एक्सेसिव हाई हो जाता है, और इतने ज्यादा करंट के लिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से डायोड जल भी जाता है। तो एवलांच ब्रेकडाउन रिजल्ट इन डैमेजिंग ऑफ द डायोड। ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें इस जीनर ब्रेकडाउन की, तो अगर करंट को एक मैक्सिमम लिमिट पर कंट्रोल कर लिया जाए तो हम इस जीनर ब्रेकडाउन को हमारे फायदे के लिए एक एप्लीकेशन में काम ले सकते हैं। दिस एप्लीकेशन इज नोन एज जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो आइए समझते हैं कि जीनर डायोड क्या है और ये वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किस तरह से हमारे काम आ सकता है। तो आइए बात करते हैं अब स्पेशल पर्पस डायोड, जीनर डायोड की। तो जो जीनर डायोड होता है उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ इस प्रकार का। ये जो जीनर डायोड होता है ये एक हेवीली डोप डायोड होता है जिसको रिवर्स बायस की कंडीशन में काम कराया जाता है, और इसको रिवर्स बायस में भी ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट कराया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जीनर डायोड को स्पेशली यूज किया जाता है ब्रेकडाउन रीजन में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए या फिर वोल्टेज स्टेबलाइजेशन के लिए। तो जीनर डायोड की बिगेस्ट एप्लीकेशन है जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, या फिर कह लीजिए जीनर डायोड एज अ वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो हमको इसी को डिटेल में पढ़ना है। पर एक छोटा सा क्वेश्चन जो बच्चों के दिमाग में आता है वो ये है कि सर अगर जीनर डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया जाए तो क्या होगा। तो भाई है तो एक पीएन डायोड ही, और अगर ये पीएन डायोड है जिसको फॉरवर्ड बायस कर दें तो हम कहेंगे कि इसकी वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड जैसी ही होंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक नॉर्मल पीएन डायोड जैसे ही काम करेगा जिसको फॉरवर्ड बायस कर दिया गया है। सो नाउ लेट्स डिस्कस जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो जीनर डायोड को वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कराया जाता है इन रिवर्स बायस कंडीशन इन ब्रेकडाउन रीजन। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने जीनर डायोड की रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई हैं, जहां पर आपको देखने को मिलता है कि एक सर्टन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बाद में जीनर डायोड से बहने वाला करंट बढ़ता है फॉर द सेम वोल्टेज ड्रॉप। कहने का मतलब यह हुआ कि ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव होने के बाद में द वैल्यू ऑफ द करंट में इंक्रीज थ्रू द जीनर डायोड बट द वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स रिमेन्स द सेम। और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेशन में काम लिया जाता है। तो आइए समझते हैं कि जीनर डायोड किस तरह से वोल्टेज रेगुलेट करता है फॉर द इनपुट अनरेगुलेटेड डीसी सप्लाई। तो यहां पर हमको जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर का सर्किट दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमने जीनर डायोड को सीरीज रेजिस्टेंस की मदद से वोल्टेज सप्लाई से कनेक्ट किया है। यह सप्लाई एक अनरेगुलेटेड डीसी वोल्टेज है जहां पर वोल्टेज 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक वेरी कर रहा है। हमने जीनर डायोड को पैरेलल में कनेक्ट किया है टू द लोड रेजिस्टेंस। इस सर्किट के अंदर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को 4 किलो ओम दिया गया है। जीनर ब्रेकडाउन का जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, और जो सीरीज रेजिस्टेंस है वो 1 किलो ओम दिया गया है। तो हमको ये सोचना है कि जब इनपुट सप्लाई वोल्टेज 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करता है तो किस तरह से ये जीनर डायोड इस लोड रेजिस्टेंस पे कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर पाता है। तो जब भी इस तरह का सर्किट हमको दे दिया जाता है तो सबसे पहला टास्क जो होता है वो ये होता है कि सप्लाई वोल्टेज की वजह से जीनर डायोड के टर्मिनल्स एक्स और वाई के ऊपर क्या वोल्टेज ड्रॉप आता है। क्योंकि अगर वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई टर्मिनल्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर या उससे ज्यादा होगा तो जाके ही जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होगा, और ब्रेकडाउन होने के बाद में जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट मेंटेन हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले अपन वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई टर्मिनल्स कैलकुलेट करते हैं फॉर 8 वोल्ट्स। तो अगर हम 8 वोल्ट्स के लिए वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई टर्मिनल को कैलकुलेट करें तो हम क्या करते हैं कि हम इस जीनर डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं
और इन टर्मिनल्स पर वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। ये वोल्टेज वही वोल्टेज है जो कि लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमको इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज मिल रहा है, अगर हम ये कैलकुलेट कर लें तो हमको ये पता लग जाएगा कि वोल्टेज अक्रॉस टर्मिनल्स एक्स और वाई क्या मिल रहा है। तो हम इस वोल्टेज अक्रॉस एक्स और वाई को कैलकुलेट करते हैं तो ये वोल्टेज निकल के आता है 8 इंटू 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 5। तो 8 इंटू 4 अपॉन 5 जब इसको सॉल्व करते हैं तो इट कम्स आउट इक्वल टू 6.4 वोल्ट। अब ये जो वोल्टेज VXY आया है जो कि इस सोर्स वोल्टेज की वजह से यहां पर ड्रॉप है, वो इस जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा निकल के आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस वोल्टेज की वजह से जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और अगर जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मेंटेन होगा वो 6 वोल्ट फिक्स हो जाएगा। अगर जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट फिक्स हो जाएगा तो लोड रेजिस्टेंस के अंदर जाने वाले करंट की वैल्यू को अगर कैलकुलेट किया जाए तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहां पर 6 वोल्ट फिक्स हो चुका है तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगा वो भी 6 वोल्ट आएगा। तो अगर करंट IL की वैल्यू को फाइंड आउट किया जाए तो दैट विल बी इक्वल्स टू 6 अपॉन 4 किलो ओम एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू 1.5 मिली एम्पियर। अब अगर हम इस सप्लाई 8 वोल्ट की वजह से यहां पे बहने वाले करंट की वैल्यू I फाइंड आउट करें तो हम कहेंगे दैट इन दिस लूप 8 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट अपॉन 1 किलो ओम I की वैल्यू देगा एंड दैट विल बी इज इक्वल्स टू 2 मिली एम्पियर। तो हमको I की वैल्यू मिल चुकी है, IL की वैल्यू मिल चुकी है। अगर हम I और IL को माइनस करेंगे तो हमको IZ की वैल्यू मिल जाएगी। ये IZ वो करंट है जो कि हमको जीनर डायोड के अंदर मिल रहा है जब जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो चुका है फॉर 8 वोल्ट, और इसकी वैल्यू निकल के आती है 0.5 मिली एम्पियर। अब आइए बात करते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये 8 वोल्ट फ्लक्चुएट होके 16 वोल्ट हो जाता तो इन वैल्यूज ऑफ करंट, इनकी करंट की वैल्यूज क्या निकल के आती और किस तरह से ये वोल्टेज रेगुलेटर यहां पर कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन कर पाता। तो देखिए सॉल्व करते हैं 16 वोल्ट के लिए। तो वापस से हम अगर इन टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज को कैलकुलेट करें तो फॉर 16 वोल्ट हम कहेंगे कि इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा या फिर इन टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट विल बी 16 इंटू 4 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 5। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल टू 12.8 जो कि इस जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा ही है। यानी हम कह सकते हैं कि इस सप्लाई वोल्टेज के लिए भी इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है और इसीलिए इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस अभी भी जो वोल्टेज होता है वो फिक्स हो जाता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। अब अगर इसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज 6 वोल्ट फिक्स हो चुका है तो हम अगर कैलकुलेट करें I की वैल्यू तो आप देखेंगे कि I की वैल्यू आएगी 16 माइनस 6 अपॉन 1 किलो ओम दैट विल बी इज इक्वल्स टू 10 मिली एम्पियर। अगर हम कैलकुलेट करें इस IL की वैल्यू तो क्योंकि यहां पर 6 वोल्ट फिक्स हो चुका है तो IL की वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 अपॉन 4 किलो ओम दैट इज इक्वल्स टू 1.5 मिली एम्पियर। और अगर इस केस के लिए हम IZ की वैल्यू फाइंड आउट करें तो आपको वैल्यू मिलती है 8.5 मिली एम्पियर। अब यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने लायक ये है कि आप देख रहे हैं कि जो इनपुट सप्लाई का वोल्टेज है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। आप जानते हैं कि 8 वोल्ट के लिए भी इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ था और 16 वोल्ट के लिए भी इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ था। तो दोनों ही केसेस के अंदर जब जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होता है तो जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज फिक्स मेंटेन हो जाता है दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। और अगर ये 6 वोल्ट मेंटेन हो जाता है तो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज आता है वो भी फिक्स ही आता है एंड दैट इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यानी हम देखते हैं कि इनपुट वोल्टेज तो 8 से 16 वोल्ट फ्लक्चुएट करता है पर आउटपुट वोल्टेज अभी भी कांस्टेंट 6 वोल्ट ही मिलता है। इस तरह से हम कहते हैं कि जीनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह काम कर रहा है। यहां पर एक और बात नोटिस करने लायक ये है कि जब हम 8 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज ले रहे थे तो ब्रेकडाउन होने पर जीनर डायोड में से बहने वाला करंट था 0.5 मिली एम्पियर। दैट सिंपली मीन्स कि अगर मैं कह दूं
कि ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है ये 6 वोल्ट है, तो 8 वोल्ट सप्लाई के लिए जो करंट हमको मिल रहा था वो लेट से 0.5 मिली एम्पियर था। अब जब यही वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज 16 वोल्ट हो जाता है तो भी इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो जाता है, पर 16 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग इस जीनर डायोड में जो बहने वाला करंट है उसकी वैल्यू हमको मिलती है 8.5 मिली एम्पियर। और जो 8.5 मिली एम्पियर वैल्यू हमको मिलती है जो वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू 0.5 मिली एम्पियर। आप देख सकते हैं कि जीनर डायोड ब्रेकडाउन होने के बाद में अलग अलग वैल्यू ऑफ करंट को अपने अंदर से बहा रहा है, पर उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो अभी भी कांस्टेंट ही मेंटेन होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेकडाउन रीजन के अंदर जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम कर पाता है। जीनर डायोड आफ्टर द ब्रेकडाउन वोल्टेज हैज अटेन्ड allows different value of current to flow through it for the same voltage drop। इस तरह से जीनर डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। गिवन क्वेश्चन के अंदर हमको I, IZ और IL करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब भी जीनर डायोड का क्वेश्चन होता है तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम चेक करते हैं कि गिवन जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हुआ या फिर नहीं हुआ। और ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले जीनर डायोड के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आता है इस सोर्स की वजह से वो कैलकुलेट करते हैं। तो लेट मी से दैट दिस टर्मिनल इज A एंड दिस टर्मिनल इज B। सो द वोल्टेज VAB across these terminals because of this source 20 volt will be equals to 20 into 1 kilo ohm upon 1 plus 2, that will be 3 kilo ohm. So if you calculate this value will be greater than the breakdown voltage value, that is equals to 5 volt। तो ये जो भी वैल्यू आती है ये वैल्यू 5 वोल्ट से तो बड़ी आएगी, ये हमको पता है। और हमको सिर्फ यही चेक करना था कि VAB के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है वो 5 वोल्ट से बड़ा आया या फिर नहीं आया। क्योंकि हमको पता लग चुका है कि वोल्टेज अक्रॉस AB टर्मिनल 5 वोल्ट से बड़ा आ चुका है, हम कह चुके हैं कि इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन हो रहा है। और आप जानते हैं कि जब भी जीनर डायोड का ब्रेकडाउन होता है तो जितना जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज इस जीनर डायोड का होता है उतना ही वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होता है। और अगर यही वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपीयर होगा तो आई कैन इजीली से दैट द करंट IL will be is equals to VZ upon RL। Now VZ is the breakdown voltage, that is this voltage, this 5 volt। So if I substitute the value VZ equals to 5 volt here and the value of the RL is given to be 1 kilo ohm, can I say कि IL की वैल्यू हमको मिल रही है 5 मिली एम्पियर। Now that was the value of IL। Now let us calculate the value of I so that we can easily comment about IZ। So to calculate the value of I in this loop, in this first loop, we can say that this 20 volt is equals to I into 2 kilo ohm plus this 5 volt। So for this loop, I can say the I comes out equals to 20 minus 5 upon 2 kilo ohm। So 20 minus 5 is 15 upon 2 kilo ohm gives us the value equals to 7.5 milliampere। Now, if we have the value of I and the value of IL, we can easily find out IZ, and I can say that the value of IZ will be equals to I minus IL, and that is equals to 7.5 minus 5 milliampere, and that will be is equals to 2.5 milliampere, and this 2.5 milliampere is our answer। So we have found out the value of IL, I and IZ। So now let's talk about the next special purpose diode, that is light emitting diode। और लाइट एमिटिंग डायोड का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है एक PN डायोड, जिससे हम लाइट फोटोन्स को बाहर निकलते हुए रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो बात रही इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। अब आइए बात करते हैं इसके वर्किंग की। तो LED को फॉरवर्ड बायस में काम कराया जाता है। ऐसा करने के लिए
पी साइड को हाई पोटेंशियल से और एन साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि जब भी डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है, और जब पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हायर कंसंट्रेशन रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। इन अदर वर्ड आप कह सकते हैं कि यहाँ के जो होल्स होंगे, इस पी साइड के जो होल्स होंगे वो एन साइड की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं, और एन साइड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पी साइड की तरफ डिफ्यूज करना स्टार्ट करते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे से जाकर जंक्शन पर रिकम्बाइन करने लगते हैं। अब आपको समझने लायक बात यह है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं। इनकी एनर्जी को कंडक्शन बैंड में रिप्रेजेंट किया जाता था। ये जो होल्स हैं इनकी एनर्जी को वैलेंस बैंड में रिप्रेजेंट किया जाता था। तो कंडक्शन बैंड के इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी वैलेंस बैंड के होल्स की एनर्जी के रेस्पेक्ट में ज्यादा होती है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स के साथ में रिकम्बाइन करना चाहते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी एनर्जी को लूज करना पड़ता है, और तब जाके ये होल्स के साथ में रिकम्बाइन कर पाते हैं। तो हम कहते हैं कि जब इन चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लाइट फोटोन के रूप में लिबरेट करके होल्स के साथ में रिकम्बाइन करते हैं। यही कारण है कि हमको लाइट एमिटिंग डायोड से लाइट बाहर आते हुए नजर आती है। अब ये जो लाइट फोटोन निकलते हैं इनकी जो एनर्जी होती है वो या तो इस मटेरियल के बैंड गैप के बराबर होती है या फिर उससे कुछ कम पाई जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एलईडी में 4 प्रकार के रिकॉम्बिनेशन होते हैं। आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप कह सकते हैं कि कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड के होल्स के साथ में रिकम्बाइन कर सकता है। कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंप्योरिटी के होल्स के साथ में रिकम्बाइन कर सकता है। डोनर इंप्योरिटी का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंप्योरिटी के होल्स के साथ में रिकम्बाइन कर सकता है, और डोनर इंप्योरिटी के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड के होल्स के साथ में रिकम्बाइन कर सकता है। इन चारों ही प्रोसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जब रिकम्बाइन करते हैं होल्स के साथ में तो एनर्जी लिबरेट होती है, और ये जो एनर्जी लिबरेट होती है वो या तो बैंड गैप के बराबर ही होती है या फिर उससे कुछ कम पाई जाती है। तो ये जो लाइट एमिट होती है एलईडी के अंदर, ये इस कारण से लिबरेट हो पाती है क्योंकि एलईडी को स्पेशल टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया जाता है। ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर मटेरियल लाइक गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनाए जाते हैं। इन मटेरियल्स की खास बात यह है कि इनका जो बैंड गैप होता है वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। अब इस बैंड गैप के सेमीकंडक्टर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब जंक्शन पर जाकर रिकम्बाइन होते हैं तो जो लाइट फोटोन लिबरेट होता है या जो फोटोन लिबरेट होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल रीजन में पाई जाती है। यही कारण है कि हमको एलईडी से लाइट बाहर आते हुए नजर आती है। अब लास्ट बात आती है कि एलईडी के वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं। तो क्योंकि एलईडी एक फॉरवर्ड बायस डायोड है, इसके वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक फॉरवर्ड बायस डायोड जैसे ही होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलईडी को शो किया है। हमने एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को और वाई एक्सिस पे करंट को शो किया है, और हमने 3 अलग अलग कलर्स के करस्पॉन्डिंग 3 अलग अलग कर्व प्लॉट कर दिए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग डेल्टा ईजी भी अलग अलग होगा, और अगर डेल्टा ईजी यानी कि बैंड गैप अलग अलग होगा तो पोटेंशियल बैरियर भी अलग अलग होगा, और अगर पोटेंशियल बैरियर अलग अलग होगा तो नी वोल्टेज भी अलग अलग होगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट रेड कलर। आप जानते हैं कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो अगर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो डेल्टा ईजी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा के हिसाब से अगर लैम्डा सबसे ज्यादा है तो डेल्टा ईजी सबसे कम पाया जाएगा रेड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग, और अगर रेड के कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा ईजी सबसे कम होगा तो हम जानते हैं कि जिस सेमीकंडक्टर मटेरियल का डेल्टा ईजी कम होता है उसका पोटेंशियल बैरियर भी कम होता है, और जिसका पोटेंशियल बैरियर कम होता है उसको ओवरकम करने के लिए नी वोल्टेज भी कम ही चाहिए होगा। यही कारण है कि रेड कलर को सबसे पहले प्लॉट किया गया है। सिमिलरली आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ सबसे कम है,
यानी उसका डेल्टा ईजी सबसे ज्यादा है। जिसका डेल्टा ईजी ज्यादा होगा उसका वी नॉट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसलिए उसका नी वोल्टेज भी ज्यादा होगा। So that explains our VI characteristics of LED. So now let's talk about photodiode. तो photodiode का symbolic representation होता है a PN diode with the photons falling on it. तो ये तो बात रही इसके symbolic representation की। अब आइए बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो इसको वर्क कराया जाता है रिवर्स बायस रीजन में, और रिवर्स बायस में काम कराने के लिए हम P साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने की वजह से जो डायोड होता है वो रिवर्स बायस में आ जाता है, और रिवर्स बायस डायोड का जो खुद का करंट होता है वो बहुत ही कम करंट होता है, दैट इज नेग्लिजिबल सा करंट, एंड दैट करंट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। अभी हमने डायोड को सिर्फ और सिर्फ रिवर्स बायस किया है, और इस डायोड के ऊपर हमने कोई भी लाइट को फॉल नहीं होने दिया है। तो इस करंट को हमने फोटो डायोड के केस में नाम दे देते हैं डार्क करंट। द डार्क करंट इज द करंट इन द रिवर्स बायस फोटो डायोड अंडर द एब्सेंस ऑफ लाइट, अंडर द एब्सेंस ऑफ लाइट। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इस रिवर्स बायस डायोड के ऊपर लाइट को फॉल कराना स्टार्ट करते हैं, यानी हम कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इस फोटो डायोड के जंक्शन पर गिराते हैं। इस फोटो डायोड के ऊपर जब लाइट को फॉल कराया जाता है तो वे सारे लाइट के फोटोन्स जिनकी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन डेल्टा ईजी होती है, डेल्टा ईजी इज फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो वे सारे फोटोन्स जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन डेल्टा ईजी होगी वो यहां पर कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करा देंगी और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स बना देंगी। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि वे सारे फोटोन्स जिनकी एनर्जी एच न्यू ग्रेटर देन डेल्टा ईजी है वो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट करेगी। ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जंक्शन पर बनते हैं ये वापस से रिकंबाइन कर पाते इसके पहले ही यहां पर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इनको ड्रिफ्ट करा देती है, जिसके चलने की वजह से हमको इस फोटो डायोड में एक एक्स्ट्रा करंट मिलता है। इसी एक्स्ट्रा करंट को फोटो करंट कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इंटेंसिटी की लाइट को ऊपर से फॉल कराया, उस इंटेंसिटी की लाइट की वजह से यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बने जिनके ड्रिफ्ट करने की वजह से कुछ करंट मिला, उसको हमने नाम दे दिया फोटो करंट। आप सोचिए कि अगर मैं ऊपर से गिरने वाली लाइट की इंटेंसिटी को और बढ़ा देता तो यहां पर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो जनरेट होते वो भी ज्यादा होते, और जो इलेक्ट्रॉन और होल्स जनरेट हुए हैं वो अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा ड्रिफ्ट होते, जिसकी वजह से करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इस फोटो डायोड पे फॉल कराई जाएगी उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स अगर ड्रिफ्ट करेंगे तो फोटो करंट का मैग्नीट्यूड भी उतना ज्यादा होगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि फोटो डायोड के अंदर जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा फोटो करंट। हालांकि यहां पर एक बात नोटिस करने लायक है, वो ये कि ये जो फोटो करंट है ये बन तब ही सकता है जब ऊपर से गिरने वाले फोटोन्स की एनर्जी सफिशिएंट हो, और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? वो एनर्जी होनी चाहिए ग्रेटर देन डेल्टा ईजी, दैट सिंपली मींस ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी गैप। जब इतनी सफिशिएंट एनर्जी के फोटोन्स फॉल करेंगे तभी जाके फोटो करंट जनरेट हो पाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ द फोटो करंट डिपेंड्स अपॉन द एनर्जी ऑफ फोटोन, और वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एच न्यू ग्रेटर देन डेल्टा ईजी। और अगर हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा ईजी इज लेस देन 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन पे से कई बार हमसे न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं। कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं ये अभी अपन प्रैक्टिस करेंगे, पर उसके पहले बात आती है इस फोटो डायोड के VI कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आइए समझते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोटो डायोड। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में बनाई है, और आप जानते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एक रिवर्स बायस डायोड है,
और रिवर्स बायस डायोड के अंदर हम वोल्टेज को नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को नेगेटिव वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करते हैं। आप जानते ही हैं कि रिवर्स बायस के केस में जो माइनॉरिटी करंट होता है वो बहुत ही कम होता है एंड दैट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर। तो जब हम फोटो डायोड के ऊपर कोई लाइट को फॉल नहीं कराते थे तो हमको बहुत ही छोटा सा, बहुत ही नेग्लिजिबल सा करंट मिलता था। दैट करंट वाज नोन एज डार्क करंट। तो इस वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स में ये जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जिसको हम कहा करते थे, इसी को डार्क करंट कह दिया गया है। दैट इज द करंट इन द रिवर्स बायस डायोड अंडर द एब्सेंस ऑफ फोटोन्स फॉलिंग ऑन द डायोड। अब अगर आप इस डायोड के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाते जाओ, यहां पे मैंने I1, I2 और I3 इस तरह से रिप्रेजेंट किया है इंटेंसिटी को। तो जैसे जैसे मैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का जनरेशन ज्यादा होगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे उतना ज्यादा वो ड्रिफ्ट करेंगे। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल्स का ड्रिफ्टिंग होगी उतना ज्यादा करंट मिलेगा और उतना ज्यादा फोटो करंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है वैसे वैसे मैग्नीट्यूड ऑफ फोटो करंट भी बढ़ता जाता है। So these are the VI characteristics of photodiode. So now let's talk about the next question. And the next question says, a PN photodiode is fabricated from a semiconductor material having a band gap of 2.8 electron volt. Can it detect a wavelength of 6000 nanometer? तो आपको कहा गया है कि आपके पास में एक PN फोटोडायोड है जिसको बनाया गया है एक ऐसे सेमीकंडक्टर मटेरियल से जिसका बैंड गैप 2.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपको बताना है कि क्या ये फोटोडायोड इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के सिग्नल को डिटेक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फोटोडायोड किसी पर्टिकुलर सिग्नल को तब डिटेक्ट कर पाता है जब वो इस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाए। Now we know delta Eg is less than 12400 upon lambda in angstrom. हमको यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 6000 नैनोमीटर दी है। हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी एंगस्ट्रॉम में, बाय सब्स्टिट्यूटेड टू बी 60,000। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0.206 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आप जानते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में जो डेल्टा Eg है वो 2.8 है एंड 2.8 इज नॉट लेस देन 0.206। दैट मीन्स कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पीएन फोटोडायोड इस पर्टिकुलर वेवलेंथ के सिग्नल को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। नो, इट कैन नॉट डिटेक्ट द पर्टिकुलर वेवलेंथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज सोलर सेल। और जो सोलर सेल होता है उसका काम होता है सोलर रेडिएशंस को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का। इसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम होता है एज दैट ऑफ द फोटोडायोड, एक्सेप्ट द डिफरेंस दैट सोलर सेल के अंदर हमको कोई एक्सटर्नल बायसिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आइए बात करते हैं सोलर सेल के वर्किंग की। तो आप देख सकते हैं कि सोलर सेल के अंदर हमारे पास में एक पीएन जंक्शन डायोड है जिसके ऊपर हमने फोटोन्स को इंसिडेंट कराया है। तो वे सारे फोटोन्स जिनकी एनर्जी hν डेल्टा Eg से ज्यादा होती है वे यहां पर इस डिप्लीशन रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को जनरेट करती है। ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स एक दूसरे से रिकंबाइन कर पाते उसके पहले ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों को सेपरेट कर देती है। इलेक्ट्रॉन्स n साइड पर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं और होल्स p साइड पर आकर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, गिविंग राइज टू अ फोटो वोल्टेज। अब आप देख सकते हैं कि ये एक सेल बन चुका है। अब हम जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स होता है वो तब मिलता है जब हम सेल को ओपन सर्किट कंडीशन में रखते हैं। तो अगर हम इस VI कैरेक्टरिस्टिक्स को बड़े ध्यान से देखें तो ये एक सेल की VI कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप कह सकते हैं कि इस सेल के अंदर जो मैक्सिमम वोल्टेज है अक्रॉस द टर्मिनल्स वो हमको तब मिलेगा जब हम इस सेल को ओपन सर्किट कंडीशन के अंदर रखेंगे। दैट सिंपली मींस कोई लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं करेंगे। तो ओपन सर्किट कंडीशन के अंदर क्योंकि कोई सर्किट कनेक्ट नहीं है, जो करंट की वैल्यू होगी वो भी होगी 0। तो करंट की वैल्यू 0 है पर जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स होगा वो होगा मैक्सिमम। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी सेल के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो मिनिमम तब होता है जब हम उनके दो टर्मिनल्स को एक दूसरे से शॉर्ट कर देते हैं। दैट सिंपली मींस हम इन दो टर्मिनल्स को रेजिस्टेंस 0 से कनेक्ट कर देते हैं, एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देते हैं। और ऐसे केस में
सर्किट में फ्लो होने वाला करंट तो मैक्सिमम होता है, उस करंट को कहा जाता है शॉर्ट सर्किट करंट, पर जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स होता है वो जीरो हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं कि मान लेते हैं कि हमने इस सेल से एक लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है और ये लोड रेजिस्टेंस अब इस सेल से करंट I को एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो सोचिए कि ये लोड रेजिस्टेंस जितना ज्यादा करंट इस सेल से एक्सट्रैक्ट करता जाता है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम होता जाता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, जो वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स है वो भी कम होता जा रहा है। तो दीज आर द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोलर सेल। इस सोलर सेल की VI कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर इसलिए मिलते हैं क्योंकि PN जंक्शन एक नॉन लीनियर डिवाइस है। So that is all about solar cell.